नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम से अपने दोस्त आरजे अनिल को। तो आज हमारी टीम आ पहुंची है शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज में, जहां पे हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर बलराम गुप्ता जी। आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में आज कुछ खास बातचीत करेंगे हम आपसे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें प्लीज़। मैं डॉक्टर बलराम गुप्ता और 25 अप्रैल 2000 में शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज बस्ती में मैंने ज्वाइन किया है। तब से निरंतर मैं अध्ययन और अध्यापन कार्य कर रहा हूं और जहां तक हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में नए से नए चीज़ों को करने के लिए मैं उसमें तत्पर रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आपने किसान रेडियो पर अपना अमूल्य समय दिया। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पे सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे ये करना चाहेंगे कि आपको शिक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, थोड़ा इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, प्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कोई रोल अदा करता ही है। वो माता पिता भी होते हैं, आपके इर्द गिर्द जो रह रहे हैं वो भी होते हैं। तो शिक्षक बनने के लिए मेरे लिए जो विशेष प्रेरणा की भूमिका का निर्वाह है वो है लखनऊ विश्वविद्यालय की वो भव्य इमारत, जिसको मैं देखकर प्रेरित होता था कि एक दिन मैं भी वहाँ पर पहुंचकर हिंदी विभाग में अपना योगदान दूंगा। और लेकिन जो भी है वहाँ नहीं पहुंच सका। फिर भी जहाँ पर रोजी रोटी लिखी थी, जहाँ पर कर्म लिखा था, वह है बस्ती, संत कबीर नगर, कबीर की जन्मभूमि माना जाए। तो इस जगह पर मैं आज कार्य कर रहा हूँ। उसी प्रेरणा के तहत शिक्षक बन करके और भी जीवन में मेरे सामने क्षेत्र आए थे काम करने के लिए, लेकिन मैं अंततः शिक्षक बनने की ओर ही बढ़ा और उसी में आज मैं कार्य कर रहा हूँ। जी, सही बात आपने कही कि हर किसी के जीवन में प्रेरणा कहीं न कहीं होती है और प्रेरणा से वो कुछ सीख लेकर के उस क्षेत्र में आगे बढ़ ही जाता है। तो आपने एक शिक्षक के रूप में अपना वो निकाला और आपने उसका चुना, तो एक अच्छी बात है कि एक शिक्षक बनकर और भी छात्रों को आप शिक्षण कार्य दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात आपसे। अच्छा, हम इसी क्वेश्चन में आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर एक अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे कि शिक्षा प्रणाली में कुछ बदलाव की स्थिति में, जैसे पिछले कुछ वर्षों में आपने शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के बदलाव देखे हैं? क्या आपको लगता है कि यह बदलाव छात्रों के लिए सही है? देखिए, शिक्षा प्रणाली में बदलाव समय के अनुकूल होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। विज़न क्या है? चूँकि शिक्षा प्रणाली का जो बदलाव है या जो उसका नवनिर्माण है, ये सरकारें करती हैं और सरकारें केवल अपने मनमाने नहीं करती हैं, बल्कि कुछ शिक्षाविदों को साथ ले करके और उन्हीं के विज़न के आधार पर वो अपना निर्माण करती हैं। तो पहले जिस तरह की स्थितियां थीं, जैसे देश काल वातावरण जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, उसी के हिसाब से हम शिक्षा का निर्माण भी करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी उस हिसाब से हमारे देश को आगे बढ़ा सके। तो आज की डेट में जो भी शिक्षा प्रणाली में बदलाव है, जैसे ये नई शिक्षा नीति जो चल रही है, इस नई शिक्षा नीति में अगर आप देखें कि विज़न तो बहुत बड़े बड़े लिए गए, लेकिन ये विज़न इतने बड़े हैं, मतलब इतने लॉन्ग टर्म के हैं, इतनी दूरदृष्टि वाले हैं कि उसमें आज का जो वर्तमान है, इसकी वजह से हमारे छात्रों को बहुत डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा है। एक सामान्य सा उदाहरण हम दें, चूँकि शिक्षा सबके लिए बहुत ज़रूरी है और भारत में अब जैसे ये शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज है, ये बहुत एडवांस शहर में नहीं है, ये बहुत ही पिछड़े इलाके में है। अब यदि हम नई शिक्षा नीति के आधार पर यहाँ पर इसको लागू किया गया है और उसका परिणाम भी हम लोग देख रहे हैं कि जो बच्चे जिनके कंधों पर घर बार, माँ बाप, परिवार
रोजी रोटी कमा करके चलाते थे, अब वो इससे दूर हट करके अब या तो वो शिक्षा छोड़ दिए हैं या तो फिर वो केवल कमाने पर ही चले गए हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ कॉलेज में रेशियो, जो छात्र छात्राओं का रेशियो है वो बहुत गिर चुका है इस नई शिक्षा नीति प्रणाली और इस पिछड़े इलाके की वजह से। अगर ये मेन शहर में हो तो मेन शहर में होने से, चूँकि वहाँ पर 100 में 90% लोग कम से कम अच्छे परिवार के लोग हैं। अच्छे परिवार का मतलब है ठीक ठाक आर्थिक दशा से संबंधित हैं, तो वो लोग अपने वहाँ पर उस क्षेत्र के बच्चे अच्छे खासे पढ़ भी लेते हैं और आगे बढ़ भी जाते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इस नई शिक्षा नीति जो कि बहुत बड़े भारत के इस बहुत बड़े भूभाग में और ख़ास तौर से अधिकतर पिछड़े इलाकों में है, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि सन 2000 में 25 अप्रैल 2000 में मैंने ज्वाइन किया था, उस समय इस बस्ती में मुश्किल से अर्धशासकीय कॉलेज 5 थे। अब आज की डेट में स्व वित्त पोषित अगर डिग्री कॉलेजों की संख्या देखी जाए तो करीब 70 के आसपास हो गए हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का विकास ही है और बहुत बच्चे वहाँ पर भी जा रहे हैं, लेकिन जो स्थितियाँ हमारे जैसे इस अर्धशासकीय महाविद्यालयों को लेकर के है छात्र छात्राओं के बीच में, पिछले 2010 से धीरे धीरे संख्या कम होते होते आज इस नई शिक्षा नीति के तहत इतनी कम हो गई है कि हम लोगों को सोचना या विचारने के लिए बरबस उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब आगे क्या स्थिति होगी। यदि यही स्थिति चलती रही तो एमए में 10 बच्चों का प्रवेश हो पाना भी बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। सही कहा आप। शिक्षक के रूप में आप किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन चुनौतियों से निपटने के लिए आप क्या समाधान निकालते हैं? देखिए, सवाल आपका बहुत टेढ़ा है और इस टेढ़े सवाल का जवाब इतनी आसानी से दे पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन एक शिक्षक के तौर पर सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो छात्र छात्रा हमारे सामने हैं उन छात्र छात्राओं के अध्ययन से संबंधित और उनकी जो मनोदशा है उनको देख करके हम अध्यापक लोगों का यह कर्तव्य हो जाता है कि अगर अध्ययन और अध्यापन कार्य ठीक से करना है तो हमें छात्र छात्राओं की मनोदशा को देखते हुए, उनकी समस्याओं को महसूस करते हुए, उसके निवारण का भी ध्यान रखते हुए वहाँ उनकी मनोस्थितियों तक पहुँचकर उनकी समस्या का समाधान किया जाए, तभी ठीक ढंग से एक अध्यापक अध्ययन अध्यापन कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। एक छात्र और एक शिक्षक के बीच जो समन्वय होता है उसको एक दूसरे के प्रति समझकर अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका समाधान हम निकाल ही लेंगे। अच्छा सर, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस में आपके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्यों महत्वपूर्ण है और क्या इसका आपके जीवन में या करियर में विशेष प्रभाव पड़ा, इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। देखिए, पहली किसी भी शिक्षक के लिए जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है, क्योंकि ये छोटा दायित्व नहीं है, यूँ तो कोई भी पेशे जैसे डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, वकील है, कोई पेशा छोटा नहीं होता, लेकिन शिक्षक का दायित्व इतना बड़ा दायित्व है कि इसको हल्के में लेना उचित नहीं है और इसमें हर परिवेश के और हर स्थितियों से हर क्षेत्र के छात्र छात्राएं आते हैं और माँ बाप भी भेजते हैं, पूरे भरोसे के साथ भेजते हैं कि हमारा बच्चा जाएगा तो वहाँ पर कुछ नया अनुभव करेगा, शिक्षक के संपर्क में रहेगा, कुछ पाएगा। तो शिक्षक तो रीढ़ है किसी भी समाज की, वो चाहे भारत हो या भारत के बाहर हो। और भारत में तो वैसे भी शिक्षक को गुरु का दर्जा या शिक्षक को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में शुरू से प्राचीन काल से ही मानते आए हैं और शिक्षा सबसे बड़े गुरु के रूप में तो भगवान बुद्ध को ही माना जाता है, वो सबसे बड़े गुरु रहे हैं। उन्होंने ही सबसे पहले सब प्रवचन और ये सब दे करके उन्होंने एक रास्ता तैयार किया था। तो शिक्षक चाहे भारत के हों या बाहर के हों, शिक्षक का दायित्व बहुत बड़ा दायित्व है
इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस है। जैसे तमाम दिवस मनाए जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, चूँकि भारत के क्षेत्र में अभी इस दिवस को मनाने को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूकता हमको नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में हम ये मान सकते हैं कि जैसे जैसे इस दिवस के प्रति भारत के लोग गंभीर होंगे, तो निसंदेह शिक्षक से और छात्र जुड़ाव महसूस करेगा, और शिक्षक अपने दायित्व के प्रति यदि कहीं भी लापरवाह है तो वो और भी गंभीर दायित्व का निर्वाह करने के लिए मजबूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अगला और लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे कि सर, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो युवाओं हैं, आपका क्या संदेश हो, जो आज वो युवा शिक्षक बनने की सोच रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप किसान रेडियो के माध्यम से? देखिए, ये ऐसा प्रश्न है आपका कि यदि आप भी जब समाज में निकलते हैं और जब यही सवाल आप युवकों के बीच में करेंगे, तो शिक्षक बनने की जो स्थिति है वो हमको लग रहा है कि सबसे नीचे पायदान पर पहुंच जा रही है। डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, पीएसएस बनना, बड़े बड़े क्षेत्रों में जाना, ये युवकों की एक कहना चाहिए कि स्वर्णिम स्वप्न है, जिसको वो पहले पूरा करना चाहता है। शिक्षक बनने के बारे में वो जल्दी नहीं सोचता है। आज का युवा भी शिक्षक बनने की स्थिति उसके मन में तभी आती है जब वो चारों तरफ से निराश हो करके और वो शिक्षक बनने के क्षेत्र में आता, उससे जुड़े जो भी आधारभूत चीज़ें हैं उसको पूरा करके तब वो शिक्षक बनता है। सवाल यहाँ पर अब मेरे मन में भी है कि यदि ऐसे लोग शिक्षक बनते हैं तो क्या वो शिक्षा के दायरे को अच्छे ढंग से निभा पाते हैं कि नहीं, या आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं। तो कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष निकलता है, मैं भी इस बारे में सोचता हूँ कि अगर शिक्षक बनने की प्रेरणा शुरू से लेकर चल रहे हैं तो वो निसंदेह ऐसे व्यक्तित्व जो शिक्षक बनने की प्रेरणा लेकर चले हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ अपना निजी अध्यापन और साथ में छात्र छात्राओं से जुड़कर और समाज से जुड़कर वो कुछ नया करने का काम करते रहते हैं और करते रहेंगे। लेकिन जो किसी क्षेत्र में न जाकर केवल एक मजबूरी के वश में शिक्षक बनते हैं, उनसे थोड़ा शिक्षा के दायरे को लेकर के कुछ सकारात्मक कल्पना की जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर निराशा महसूस होती है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही बात कहा, क्योंकि आजकल शिक्षक पहले तो लोगों के यानी आज की युवाओं की अगर हम बात करें तो आजकल युवा आईएएस, पीसीएस या डॉक्टर की तरफ ज़्यादा झुकाव उनका होता है, लेकिन शिक्षा समाज की नींव है। शिक्षा से ही हर कुछ हम संभव है। शिक्षा अगर हमारे पास है, एक शिक्षक ही वो भूमिका निभाता है जिससे हम आज आईएएस, पीसीएस या और बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। अगर शिक्षक बनना है तो शुरू से अपना एम बनाइए कि हम शिक्षक ही बनना चाहते हैं, और शिक्षक जब आप मन में रखेंगे तो आपका व्यक्तित्व, अनुभव, आपके पढ़ाई के और आपके छात्रों से जो समन्वय होगा वो अच्छी दिशा में ले जाएगा। देखिए, विश्व की उन्नति की जो रीढ़ है, जहाँ से ऊर्जा संचरित हो सकती है, वो है शिक्षक। जैसा कि मैंने बताया, चाहे भारत हो या भारत के बाहर का हो, शिक्षक का दायित्व तो बहुत गंभीर है। शिक्षक का जामा बहुत ही पवित्र जामा है, और इसको लेकर कोई हल्के में यदि सोचे, जो बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, तो फिर सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से भारत का या भारत के बाहर भी लोग जो काम कर रहे हैं, वे अपने देश के प्रति कितना निर्वाह कर पाएंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान पीजी के प्रोफेसर डॉक्टर बलराम गुप्ता जी से आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर कुछ खास बातचीत। एक शिक्षक के तौर पर क्या करना चाहिए, एक शिक्षा कितनी चुनौतीपूर्ण है, आपस में छात्रों और शिक्षकों का क्या समन्वय होना चाहिए, और आगामी नई शिक्षा नीति पर क्या क्या होने चाहिए, आप सारी बातें आज सुन रहे थे आप सभी। अब आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। आपने मेरे विचारों को सुना
और मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ।